हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के थ्योरी के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है टर्म 1 के लिए और साथ में प्री बोर्ड के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले हम इसके कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो होम साइंस का। तो 90 मिनट का पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा, 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, कुल 55 प्रश्न होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। जो हर एक प्रश्न होगा वो 0.77 मार्क्स का होगा। तो ये पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और प्रश्न पत्र 3 खंड में बटे होंगे, का खा गा में। पहले खंड में 25 प्रश्न होंगे, आपको 20 करने हैं। ध्यान रखना है 25 में से 20 करना है। कई बार जल्दबाजी में पूरे कर लेते हैं लेकिन फिर नंबर कट जाते हैं। दूसरे खंड में 24 में से आपको 20 करने हैं। तीसरे में 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 5 करने हैं। यानी ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में सही का उत्तर आपको छांटना है। कुल मिलाकर आपको कितने करने हैं? 20 40 और 5 45 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्या उनका आंसर है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए एग्जाम के लिए, साथ में आपके फर्स्ट टर्म और प्री बोर्ड के पेपर अच्छी तरह जाए। ठीक है, तो खंड खा है। पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान है कि धन अर्जित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? धन अर्जित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो कहलाता है बेटा आजीविका, इंग्लिश में लाइवलीहुड। तो व्हाट इज़ द वर्क डन इज टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए जो काम करते हैं उसे हम बोलते हैं आजीविका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप भी प्रश्न ध्यान से पढ़ सकते हो। प्रश्न को पढ़ के आप स्वयं भी उत्तर दे सकते हो, ये आपकी इच्छा है। आप निम्नलिखित में से किस आहार का सुझाव उस व्यक्ति को देंगे जिसे चबाने या निगलने में परेशानी हो रही है? यानी जो व्यक्ति खाना चबा नहीं पा रहा, निगल नहीं पा रहा, उसे हम क्या कहेंगे, क्या देंगे? नारियल पानी, नरम खिचड़ी, नरम दलिया, केला। तो भाई नारियल पानी, क्योंकि चबाना नहीं पड़ रहा ना, उसको चबाना ही नहीं पड़ रहा, तो नारियल पानी उसके लिए बेस्ट रहेगा जिसको चबाने में दिक्कत है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक देखरेख का विकल्प नहीं है? जो ऑप्शनल देखभाल करते हैं हम, कौन सा ऑप्शन नहीं है? क्रैच, ये वैकल्पिक है। डे केयर सेंटर, केयर टेकर भी है। स्पेशल होम, स्पेशल होम में तो लोग हमेशा के लिए रहते हैं। यहाँ पे पूछा वैकल्पिक, वैकल्पिक मतलब होता है क्या बेटा? कि कुछ देर के लिए देखभाल बच्चों की हो जाए और माता पिता काम कर सकें कोई भी। तो विशेष गृह जो है बेटा आपका सी राइट आंसर है, जो कि विकल्प नहीं है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी 4 ऑप्शन है और चारों में कुछ जुड़ा हुआ है, कौन सा सही नहीं है? जो संरक्षित खाद्य होते हैं यानी कि प्रिजर्व फूड होते हैं, वो डिब्बाबंद फल होते हैं, बिल्कुल सही। विनिर्मित खाद्य, पापड़ और बड़ी, यानी कि जो पैक होके आते हैं वो पापड़ बड़ी है, बिल्कुल सही है। खाद्य व्युत्पन्न यानी कि फूड, वनस्पति घी। संश्लेषित, कम सोडियम वाले नमक, तो ये गलत है बेटा। संश्लेषित खाद्य क्या होता है? सिंथेटिक फूड होता है, यानी कि जो केमिकल से बनता है। तो लो सोडियम सॉल्ट नहीं होता, वो हाई सोडियम सॉल्ट होता है। ठीक है, जो आपके अर्थ में पाया जाता है और कुछ समुद्र में पाया जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, जब एक व्यक्ति का भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो व्यक्ति का भार है और ऊंचाई में बहुत अंतर है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं क्षयकारी, यानी कि वास्टिंग। क्या कहते हैं उसे? वास्टिंग कहते हैं, यानी कि क्षयकारी कहते हैं कि जब व्यक्ति का भार उसकी ऊंचाई की तुलना में सही नहीं होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल्य अवस्था कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और आरंभिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना? यानी वो कौन सा प्रोग्राम है जो 6 साल से नीचे के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन के लिए यूज होता है? क्या होगा आंसर इसका? इसका होगा ए, ICDS। ICDS इज़ द राइट आंसर, कि जो 6 साल से छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और आरंभिक शिक्षा की देखभाल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। खाद्य निर्माण और भंडारण का वह उपागम
खाद्य निर्माण और भंडार का वह उपागम जिसमें कच्ची सामग्री और एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है। यानी कि जब कोई फूड बनाते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो कौन सा रॉ मटेरियल कौन से प्रोसेस से गुजरता है वो बताना है आपको। तो 7th का ए इज द राइट आंसर, यानी कि HACCP। तो 7th का सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सक अस्पताल में भर्ती रोगी के लिए चिकित्सीय रिकॉर्ड में आहार सलाह लिखता है और उसे लागू करवाने के लिए वे निम्न में से किस प्रकार पर निर्भर करता है। तो जो एक कोई पेशेंट अस्पताल में भर्ती है तो डॉक्टर उसके लिए कुछ फूड लिखता है, तो उसे कौन सा फूड कहते हैं? उसे कहा जाता है बेटा आहार विशेषज्ञ, डाइटिशियन। जो उसके लिए फूड लिखता है वो डाइटिशियन लिखता है कि भाई आपको ये खाना है, यानी आहार विशेषज्ञ। ठीक है, तो जो कहते हैं ना कि आप ये खा सकते हो, तो डाइटिशियन बताता है कि आपको इस बीमारी में आपको ये डाइट लेनी है, तो डाइटिशियन का ही काम होता है अस्पताल में। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युवा संवेदनशील नहीं है, यानी कौन से वनरेबल नहीं है? ग्रामीण और जनजातीय युवा, विद्यालय में पढ़ रहे युवा, किशोर विशेष रूप से किशोरियाँ, अपंगताओं वाले युवा। तो विद्यालय में पढ़ रहे युवा क्या है? संवेदनशील नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी ग्रामीण जनजातीय जो युवा होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। विद्यालय वाले बच्चों तो ये बता दिया जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो अपने आप को ऐसे बना लेते हैं, जबकि ग्रामीण हो गए, किशोर हो गए, किशोरियाँ, अपंगता वाले ये संवेदनशील नहीं होते। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है? तो इसका सही उत्तर है 16(1), क्योंकि 16 संविधान समानता का अधिकार है। तो 16 का पार्ट 1 किसी भी रोजगार में समानता का, यानी समान अवसर। जब समान अवसर की बात करते हैं तो 16(1) की बात करेंगे। अनुच्छेद 16(1) में समान अवसर की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। सूक्ष्म पोषकों की कमी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषकों की कमी को क्या कहा जाता है? तो छिपी हुई भूख कहा जाता है, यानी कि हिडन हंगर। सूक्ष्म पोषकों की कमी को हिडन हंगर कहा जाता है। ठीक है, ये राइट आंसर है आपका। कुछ लोग अल्प पोषण भी लगा सकते हैं, अल्प पोषण भी, तो हंगर इसकी जगह हम लगा सकते हैं अल्प पोषण। गा इज द राइट आंसर। सूक्ष्म पोषकों की कमी को अल्प पोषण कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम वृद्धजनों के लिए नहीं है, यानी बूढ़ों लोगों के लिए कौन सा कार्यक्रम इनमें से नहीं है? वृद्धाश्रम, ये तो बूढ़ों के लिए है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना, पेंशन वृद्धों को मिलती है। मुफ्त रेल हवाई यात्रा, तो मुफ्त रेल हवाई यात्रा तो पॉसिबल नहीं है। तो गा इसका आंसर होगा कि कौन सा कार्यक्रम बूढ़े लोगों के लिए, यानी सीनियर सिटीजन के लिए, वृद्धजनों के लिए नहीं है। तो मुफ्त रेल हवाई यात्रा कभी नहीं होती, उनकी भी टिकट लगती है, हाँ कम लगती है, लेकिन मुफ्त नहीं होता। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की और कितनी संख्या में? तो किसकी स्थापना करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? बृहत खाद्य संसाधन पार्क 30, यानी कि इंग्लिश में देखते हैं मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, 30 मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना करी है, जिसको हिंदी में कहेंगे बृहत खाद्य संसाधन पार्क। एक बात और, कभी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हिंदी में तो इंग्लिश में ज़रूर रीड करना, क्योंकि कई बार इंग्लिश में बहुत सिंपल वर्ड लिखा होता है, आप समझ सकते हो आराम से। प्रश्न नंबर 14। सूप, दूध, छाछ किस प्रकार के आहार के उदाहरण है? सूप, दूध, छाछ किस प्रकार का आधार है? वो संशोधित है, नरम है, तैयार है, तरल है? किस प्रकार का है? तरल, लिक्विड है। ठीक है, दूध और सूप, दूध, छाछ क्या है? लिक्विड, तरल पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15। स्काउट और गाइड की एक बड़ी सभा रैली को क्या कहा जाता है? स्काउट या गाइड की बड़ी सभा रैली को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है जम्बूरी कहा जाता है। स्काउट या गाइड की बड़ी सभा रैली को जम्बूरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। जानबूझकर या संयोगवश किसी भी वस्तु में सस्ते या अनावश्यक अवयव को मिलाना, यानी कि जो खाने की चीज़ में मिलावट उस पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर दे, तो क्या कहलाता है? वो चीज़ क्या कहलाता है? बिल्कुल अपमिश्रण, यानी कि एल्ट्रेशन।
एडल्ट्रेशन कहलाता है बेटा। इसका मतलब होता है कि जानबूझकर गलती से किसी प्योर चीज़ में कुछ मिलाना है ताकि आपको वो चीज़ महंगी बेच दे और उसको कम लागत लगे, यानी कि लाभ दुकानदार को हो, तो उसको बोलते हैं अपमिश्रण। प्रश्न नंबर 17, IDA का फुल फॉर्म क्या है? IDA का पूरा नाम है आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी कि लोह तत्वहीनता विकार। गा इज द राइट आंसर। IDA यानी कि सॉरी एक मिनट, IDA का मतलब एक और होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि IDA, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ किसी कारणवश। तो IDA का पूरा नाम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये इसका सही आंसर आएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ये हो रहा है कि कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे हैं जो आप भी समझ नहीं पा रहे और हम भी नहीं पा रहे, तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो लोह तत्व की कमी से अरक्ता, IDA। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं को बढ़ावा देना, यानी कि महिलाओं के इज्जत देना, उनका सम्मान करना, उनका रोजगार में आगे बढ़ना। तो आता है लिज्जत पापड़ गृह उद्योग, ये महिलाओं ने ही शुरू किया है। लिज्जत पापड़ गृह उद्योग कि घर से जो पापड़ बनता है महिलाएं बनाती है और महिलाओं को ही ये काम करना पड़ता है। तो लिज्जत पापड़ गृह उद्योग क्या है? महिला सशक्तिकरण का उदाहरण इनमें से। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। डैश खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अपव्यय होते हैं जिनकी शरीर में क्रियात्मक और जैविक क्रियाशीलता होती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो वो है पादप रसायन, फोटोकेमिकल्स, यानी पादप रसायन खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले एक अपव्यय होते हैं जिनमें शरीर में क्रियात्मक और जैविक क्रियाशीलता होती है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसको प्रभावित करता है, यानी कि पादप रसायन। प्रश्न नंबर 20, अविकार्य खाद्य पदार्थ क्या है? यानी कि नॉन प्रेशेबल फूड क्या होते हैं बेटा? जो समानता 1 वर्ष तक खराब नहीं होते, यानी कि जो 1 साल तक खराब नहीं होते, उन्हें कहते हैं अविकार्य, यानी कि बिना खराब होने वाले फूड जो लंबे समय तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय पोषण नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ईजी आपको पता होगा, 1993 में अपनाई गई थी राष्ट्रीय पोषण नीति। प्रश्न नंबर 22, विश्व व्यापार संगठन समझौते में शामिल है जो WTO का संगठन हुआ था, उस संगठन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो उस पर देखते हैं। ऑप्शन है आपके वस्तुएं सेवाएं बौद्धिक संपदा, वस्तुएं सेवाएं प्राकृतिक संपदा। क्या है बेटा? ए इज द वस्तुएं सेवाएं और बौद्धिक संपदा, यानी कि जो कोई खोजबीन है वो भी हम शेयर करते हैं, अपनी वस्तुएं भी शेयर करते हैं और अपने यहाँ के लोग भी वहाँ पे वर्क करने जाते हैं। तो वस्तुएं सेवाएं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। आप विद्यालय के उद्यमिता यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं, इसकी सफलता के लिए आप कौन सा गुण आवश्यक है? यानी आप विद्यालय के एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको कौन सी क्वालिटी आपकी मेजर करती है इसमें? कड़ी मेहनत करने की इच्छा, यानी आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो कड़ी मेहनत करने की इच्छा मेन है किसी प्रोजेक्ट में सफल के लिए, चाहे वो स्कूल से जुड़ा हो, चाहे आपकी नौकरी से हो, कि किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 24, कौन से खाद्य पदार्थ को जीवाणु अपनी वृद्धि के लिए पसंद करते हैं? तो कौन से खाद्य पदार्थ में कीड़े सबसे पहले ग्रो करते हैं? किस में करते हैं? तो प्रोटीन युक्त वाले में, प्रोटीन रिच फूड में सबसे पहले कीड़े वृद्धि करते हैं, जैसे कि दही हो गया, है ना। प्रश्न नंबर 25, दूध और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाने से क्या लाभ होता है? दूध और अंडे को अच्छी तरह पकाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? इसका जो साल्मोनेला नष्ट हो जाता है, यानी कि सैल्मोना डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दूध अंडे को अच्छी तरह पकाएंगे तो क्या होगा? इसका साल्मोनेला नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। भारत में वरिष्ठ जनों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, यानी कि लोगों की एज बढ़ रही है, इसलिए पहले बीमारी होती थी तो लोग कम एज में मृत्यु हो जाती थी, अब जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है तो बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रश्न नंबर 27, रामू एक किसान है, उसकी बुजुर्ग माँ बीमार है, उन्हें जिला अस्पताल ले गया, वह स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर है? तो जिला कौन सा स्तर होता है? होता है द्वितीयक। फर्स्ट एड तो आपके घर में ही हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट सेकंड में होता है, और ठीक है, तो द्वितीयक स्तर पे ले गया वो, क्योंकि जिला अस्पताल सेकेंडरी लेवल पे आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेकेंडरी लेवल पे आता है। प्राइमरी में तो आसपास का जो गांव में एक दवाखाना सा होता है ना टोटल, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया वो फर्स्ट में आ गया, जिला वाला थोड़ा बड़ा हो गया तो द्वितीयक में आ गया।
आपकी माताजी ने बाजार से चने की दाल खरीदी जिसे धोने से पानी पीला हो गया। ये कौन सा पदार्थ खाद्य संकट है? इसे क्या कहते हैं कि दाल खरीदी चने की और धोने पर पीला हो गया, तो क्या क्या हो रखा है? ये होगा रासायनिक संकट। इसे बोलते हैं केमिकल हैजर्ड, यानी कि उसमें केमिकल से वो दाल मिक्स है। ठीक है, रासायनिक संकट हो गया। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। मिलान करना ICDS किस से मैच हो रहा है? ठीक है, तो ICDS मैच हो रहा है आपका एकीकृत बाल विकास सेवाएं। पोषणहीनता मिक्स हो रहा है आपका राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम। आहार पूरक कार्यक्रम मिक्स हो रहा है मध्याह्न मिड डे मील कि बच्चों को आहार मिले। और भोजन सुरक्षा अन्नपूर्णा, तो आपको अगर एक भी पता हो तो आप मैच कर सकते हैं, जैसे कि भोजन सुरक्षा अन्नपूर्णा योजना है, ICDS क्या है, एकीकृत बाल सामाजिक सेवाएं। ठीक है, और आहार पूरक कार्यक्रम है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या PM पोषण शक्ति। तो पहला इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश में हिंदी में ना आया तो बेटा जरूर इंग्लिश में पढ़ना, कोई वो वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 30, कौन से संगठन बच्चों को दर्दनाक अनुभवों से उबरने के लिए परिवार आधारित दीर्घकालिक देखभाल प्रदान करता है? उस घर में एक माँ कितने बच्चों की देखभाल करते हैं, यानी कि जिन बच्चे कोई शौक में होते हैं उनकी हेल्प के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो उसमें जब एक माँ होती है, यानी कि दाई रखी जाती है, वो कितने बच्चों की एक बार में देखभाल करती है? तो एक बार में 10 से 15 बच्चे। इसको बोलते हैं SOS चिल्ड्रन विलेज, यानी कि SOS बाल गाँव, SOS बाल गाँव कहते हैं इसे। इसमें एक बार में 10 से 15 बच्चों की देखभाल एक माता करती है, यानी जो बच्चे दर्दनाक अनुभवों से, यानी फैमिली से बिछड़ गए, माता पिता उनके मृत्यु हो गई, तो उनके लिए कार्यक्रम है SOS बाल गाँव। प्रश्न नंबर 31, मानसिक खाद्य निर्माण एवं प्रसंस्करण, यानी कि फूड टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग क्षेत्र में एक उन्मुख और अधिक निवेश वाला रोजगार उद्यम आरंभ करना चाहती है। यानी मानसिक खाद्य निर्माण एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक उन्मुख अधिक निवेश वाला रोजगार आरंभ करना चाहती है। इस उद्यम के लिए उसे सरकार से कौन सी सहायता प्राप्त नहीं होगी? कौन सी सहायता प्राप्त नहीं होगी बेटा? तो इसका सही उत्तर है मानव संसाधन। भाई लोग थोड़ी सरकार देगी, लोग तो अपने आप आपको जुटाने पड़ेंगे। सरकार आपको ट्रेनिंग दे सकती है, आपके फैक्ट्री के लिए जगह दे सकती है, आपको पैसे का जुगाड़ कर सकती है, लेकिन मानव संसाधन आपको खुद करना होगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32, सतनाम संवेदनशील वर्ग के लिए एक संगठन में काम करना चाहता है। सतनाम जो सेंसिटिव लोगों के लिए काम करना चाहता है, जिसमें बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों के लिए संस्थाओं, कार्यक्रमों के प्रबंधन में रोजगार करियर बनाने के लिए उन्हें किन कौशलों की आवश्यकता होगी? क्या क्या स्किल चाहिए उसको? कौन कौन से स्किल चाहिए होंगे? उसको व्यापार विश्लेषण कौशल चाहिए होगा, जन कौशल चाहिए होगा, और प्रशासनिक कौशल, यानी क्योंकि वो क्वेश्चन किस काम में कर रहा है? बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों के लिए। तो जन कौशल, बहुत सारे लोग होंगे, जन कौशल और प्रशासनिक कौशल। तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33, पोषण मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? यानी पोषण का कैसे हम एवेल्यूशन करेंगे कि हाँ इतना पोषण मिला है, ये पोषण सही है गलत है? तो उसके लिए जो इवेल्यूशन का तरीका है वो है चिकित्सीय इतिहास, यानी कि ये भी है इसमें। और क्या है? एक और चिकित्सीय इतिहास हो गया, और क्या हो गया? और हो गया मानवीय माप। इंग्लिश में देखने क्या क्या है? एंट्रोट्रॉपिक मेजरमेंट और मेडिकल हिस्ट्री। तो आपका कौन से में गा इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके आप उत्तर इसका याद कर सकते हैं, गा और आंसर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के परंपरागत व्यवसाय? परंपरागत व्यवसाय क्या होता है? जो आप पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, 100 साल से लोग करते आ रहे हैं, जो काम अब धीरे धीरे कम हो गया है। तो कौन सा है परंपरागत कार्यक्रम? बिल्कुल आपका क्या है, आप ऑप्शन लगा सकते हैं, यानी कि परामर्शदाता। अच्छा, परंपरागत व्यवसाय नहीं है बेटा, तो ये दोनों नहीं है, यानी कि दूसरा और चौथा नहीं है। इसका नाम मछली पकड़ना पहले करते थे लोग, और टाइल बनाना पहले करते थे, लेकिन अब कौन सा काम नहीं करते? वो परामर्श, यानी किसी को सलाह देना और पत्रकारिता। तो खा इज द राइट आंसर। पोषक समस्याओं से जूझने के लिए निम्न में से कौन सी कार्यनीति अपनानी चाहिए? यानी पोषक की जो समस्याएं होती है, कुपोषण हो गया, सुपोषण हो गया, कम पोषण हो गया, उससे निपटने के लिए कौन सी आपको कार्यनीति अपनानी चाहिए? तो उसका है आहार भोजन आधारित कार्यनीति। और कौन सा हो गया? सोचो बेटा। और हो गया आपका पोषण आधारित औषधि दृष्टिकोण, यानी कि दूसरा और चौथा इज द राइट आंसर, यानी सेकंड एंड फोर्थ द राइट आंसर।
कि वह पब्लिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए क्या क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा खाद्य प्रबलीकरण के उदाहरण है, यानी कौन सा खाद्य प्रबलीकरण क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन में क्या क्या, मतलब फूड को लंबे समय के लिए बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? फूड को लंबे समय के बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल डबल फोर्टिफाइड नमक यानी आयोडीन आयरन के साथ और दूध और खाद्य तेल के साथ। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि जो किसी मरीज की पोषण संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं, उसको कौन कौन सा कार्य करना पड़ता है? तो उसको करना पड़ता है मरीज के रोग के अनुसार वर्तमान आहार में परिवर्तन और क्या हो गया, और मरीज के लिए आहार सूची, यानी 2 करने पड़ते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पहला और चौथा किसमें? खा में, क्योंकि मरीज़ कैसा है उसके अनुसार उसकी फूड चार्ट बनेगा और मरीज़ के लिए जो खाना उसको खाना चाहिए उसकी लिस्ट बनाएगा, ये सब करता है वो। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक श्रेणीकरण यानी अंकन योजना है, यानी कि कौन सी सेल्फ स्वैच्छिक मतलब होता है, देखो इसमें लिखा होगा वॉलंटरी ग्रेडिंग एंड मार्किंग स्कीम, अपने आप मार्किंग स्कीम करते हैं, यानी कि फूड पे मार्क करते हैं अच्छा है कि नहीं है। तो सही उत्तर है इसका ISI और एग मार्क। ISI और एग मार्क इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वैच्छिक श्रेणीकरण यानी कि कोई भी फूड पे ISI का मार्क होगा या एग मार्क का मार्क होगा। 39, कार्यस्थल पर सुकार्य की होता है एर्गोनॉमिक्स के लाभ क्या है, यानी कि सुकार्य का मतलब होता है जिन मशीनों से आप काम कर रहे हैं उनके बारे में ज्ञान। जैसे आप अगर किसी गन्ना से जूस निकालो तो उस मशीन का पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको चोट लगने की संभावना कम होती है। तो क्या क्या फ़ायदे हैं उसके, ये बताना है। तो एक तो मैंने बता दिया है कि क्या होगा, बिल्कुल चोट को कम कर सकते हैं और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। मनोरंजन के लिए नहीं होता बेटा, तो फर्स्ट आंसर है, यानी कि चोट दुर्घटना को कम करना, उत्पादकता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई। इस नीति में केवल जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही कार्यक्रम है, क्या सही है? जी नहीं, जन्म से नहीं है बेटा, 2 से 6 वर्ष के लिए। तो गा है, ए सही है और दूसरा गलत है, यानी ये सही है दूसरा गलत है, ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, बाल गृह में बच्चों को विभिन्न कारणों से देखरेख में रखा जाता है, यानी बाल गृह में बच्चों को देखरेख में रखा जाता है। बाल गृह में रहने वाले बच्चे असामाजिक तत्व होते हैं, गलत है ये। खूब असामाजिक तत्व मतलब बुरे बच्चे होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका भी सी आंसर है कि ए सही है, आर गलत है। प्रश्न नंबर 42, प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संसाधन उनकी सुपाच्यता स्वाद सुधारने खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। स्टार्टिंग में जो खाद्य पदार्थ का संसाधन उसके क्या है, स्वाद कैसा है, वो क्या पच सकता है, इसके लिए किया जाता था। खाद्य संरक्षण के लिए सरल और साधारण परंपरागत विधियाँ अब प्रयोग में नहीं लाई जाती। तो ये गलत लिखा है पहला सही, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। आप क्वेश्चन को पॉज करके बार बार उत्तर देख सकते हैं, क्योंकि टफ सब्जेक्ट इसलिए है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो इसको। 43 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए 2 कथनों में से एक अभिकथन होगा, दूसरा कारण होगा कि भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन गया है। भारत डायबिटीज वो है कैपिटल वर्ल्ड की। मोटापा, हृदय रोग, रक्तचाप ये किससे होती है? डायबिटीज से ही होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। दोनों आपस में जुड़े हैं कि जो डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी कहते हैं हम जिसे हिंदी में, उससे मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप ये सब बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 44, कोडेक्स के मानकों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहा है। कोडेक्स एक कंपनी है, उसके मानकों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहा है। ठीक है, CAC एक संस्था है, तो कोडेक्स के बारे में अलग बता रखा है, CAC के बारे में अलग बता रखा है। दोनों ही सही है लेकिन जुड़े नहीं है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45, नीचे दिए गए 2 कथनों में एक अभिकथन एक कारण दिया गया है। जीवन कौशल केवल स्वयं स्वास्थ्य और विकास को प्रोत्साहन देने में सहायक होते हैं, बिल्कुल गलत लिखा है। जीवन कौशल जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए व्यक्ति की सहायता करते हैं। जो लाइफ स्किल होते हैं क्या वह स्वास्थ्य और विकास को प्रोत्साहन देते हैं? नहीं, ये दैनिक जीवन में जो प्रॉब्लम आती है उससे निपटने में हेल्प करते हैं। तो एक गलत है, दूसरा सही। कहाँ है वो? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, रोगी को नली द्वारा या अंतशिरा द्वारा भोजन दिया जा सकता है जब वो बहुत बीमार होता है।
रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका नली द्वारा भोजन देना है? बताओ भाई बताओ। नहीं, मुंह से। तो गा इज द यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 सारे ये वाले हैं। खाद्य व्यापार परिवेश में सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को प्रदान करने के लिए खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रसार की संभावनाएं से जीविका के अवसर बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही, जीविका के अवसर तो बढ़ गए हैं। खाद्य सुरक्षा ये निश्चित करता है कि खाद्य पदार्थ से उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि ना हो। दोनों सही हैं लेकिन दोनों जुड़े नहीं हुए, तो खा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा ये पेपर अगर आप 3-4 बार कर लोगे, वीडियो देख लोगे और क्वेश्चन रट लोगे तो आपके 15 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्य को आर्थिक योगदान उत्पादन गतिविधि की तरह महत्व देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात कही गई है। तो महिलाएं परिवार के भरण पोषण का कार्य करती हैं, संसाधन की व्यवस्था करती है, परिवार के सदस्यों को उनकी भूमिका निभाने में सहायता करती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। 49 खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विविध प्रकार की विशेषज्ञताओं को समावेशित करता है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत ही एक स्पेशल वाला टास्क है। इस क्षेत्र में खाद्य उत्पादों की संसाधन उपयोग परीक्षण पैक करना ये सब की जानकारी होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आप भी कोई कंपनी खोलोगे तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी खाने की चीज़ की, कि वो क्वालिटी के अनुसार है, क्या उससे कोई बीमार तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें खाद्य प्रौद्योगिकी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 एक अनसीन पैसेज है, देखेंगे इसको। जीवन के पहले 6 वर्ष मानव जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष हैं क्योंकि इन वर्षों में विकास की दर विकास के किसी अन्य चरण की तुलना में ज़्यादा, यानी 6 वर्ष तक बच्चों का जो विकास होता है बहुत ज़्यादा होता है। ऐड में भी आप देखते हो। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा यानी ECC आजीवन सीखने के इन बुनियादी चरणों में एक सक्षम और प्रेरणादायक वातावरण की सुविधा प्रदान करके बच्चों को दीर्घकालीन विकास सीखने में, यानी ECC एक कोर्स है जो क्या करता है कि 0 से 6 साल के बच्चों की देखभाल करता है, उनके विकास में योगदान देता है। बच्चे के विद्यालय जाने से पूर्व ही उसकी शिक्षा आरंभ हो जाती है। देखभालकर्ता के रूप में माता पिता बच्चे को एक प्रेरक सिखाने के माहौल प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। देखभाल का अर्थ है कि बच्चों के देखरेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश में उपलब्ध कराते हुए उसके स्वास्थ्य साफ सफाई पोषण पर ध्यान। तो देखभाल का मतलब ये नहीं कि बच्चा ठीक खेल रहा है, नहीं, कि वो साफ सफाई में रह रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, उस पर कोई चोट वोट तो नहीं लग रही, ये भी देखना होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में शिक्षा का अर्थ न केवल विद्यालय पूर्व शिक्षा बल्कि इसमें नाटक कथा कहानी। तो प्री स्कूल देखे होंगे आपने, छोटे बच्चों को उसमें खिलाते हैं, बातें करवाते हैं, रंग करवाते हैं। तो ये सब ECC का एक मेन है। और 3 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे अच्छी तरह सीखते हैं। किससे सीखते हैं? खिलौनों से, कहानियों से, गीतों से सीखते हैं। तो 3 से 6 साल के बच्चे इन चीज़ों से सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 टॉडलर किस एज के बच्चों को कहा जाता है? टॉडलर कहा जाता है बेटा 2 से 3 साल के बच्चों को टॉडलर कहते हैं। टॉडलर। एक अच्छे देखभालकर्ता के पास कौन से कौशल नहीं होने चाहिए? कौन से कौशल नहीं होने चाहिए पूछा है। साफ सफाई के प्रति अरुचि। अरुचि तो रुचि होनी चाहिए ना भाई, अरुचि थोड़ी ना होगी। अरुचि मतलब ध्यान नहीं देना, तो रुचि होनी चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीविका का अवसर आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा? तो संवेदी मूल्यांकन विशेषज्ञ, यानी कि सेंसरी इवोल्यूशन एक्सपर्ट। क्योंकि आप उनको थोड़ी ना कि बच्चा पास हो गया फेल हो गया, 6 साल तक के बच्चों को तो आप उसको कोई मार्क्स नहीं दोगे, कोई जज नहीं करोगे। वो बच्चा जितना उसकी कैपेसिटी वो सीख जाएगा। तो आप मूल्यांकन विशेषज्ञ नहीं बन सकते 6 साल के बच्चों के लिए। 53 सलमा सुदूर गांव में काशितगारी का काम करती है। वे 3 साल 4 साल के बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक स्कूल शिक्षा की कौन सी सुविधा उठा सकती है? तो कौन सी सुविधा जो वो काम करती है? आंगनबाड़ी। तो 3-4 साल के बच्चे, गांव में आंगनबाड़ी खुली हुई है हर जगह, शहरों में भी खुल रही है, ताकि छोटे बच्चों को ध्यान रखा जा सके जब उनके माता पिता काम पर गए हों। और 54वां प्रश्न, 2 प्रख्यात मनोवैज्ञानिक की पहचान करें जिसने एक अपने जीवन में ये समझने की कोशिश की कि बच्चों के पास दुनिया को समझने के विभिन्न तरीके हैं, उन्हें तलाशने के लिए एक वातावरण की आवश्यकता है, जबकि दूसरे ने बच्चों के लिए चिंताशील देखभाल करने के लिए वयस्क होने की विशेष आवश्यकता को दर्शाया है। इसके ऑप्शन है आपके सामने, जीन पियाजे, मारिया मोंटेसरी, है ना, और कौन कौन है इसके? तो इसका है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इज़ द राइट आंसर, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, छोटे बच्चे कम समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। तो इसलिए विद्यालय पूर्व शिक्षक को बच्चे के प्रति अनुकूल लचीला, यानी कि
छोटे बच्चों के प्रति उसको डांटना नहीं चाहिए, उसका प्यार से समझाना चाहिए। एक प्रभावी विद्यालय पूर्व शिक्षक इस जीविका में प्रवेश करने से पहले बच्चों से संबंधित गतिविधियों और विविध कला कौशलों का खजाना तैयार कर लेता है। यानी कि जो 6 साल तक के प्री स्कूल होते हैं वहाँ पे एक्टिविटी करवाई जाती है ताकि वे तुरंत अपनी कार्यनीति बदल सकें। तो ए इज़ द राइट आंसर। वीडियो को ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन जटिल जरूर है लेकिन आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना ताकि आपको आसान लगे, और बार बार देखोगे क्वेश्चन को तो आपको क्वेश्चन रट जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।